नमस्कार, अपना उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत। हेडलाइंस के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात विकासनगर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। यहां एक और गोकशी का मामला सामने आया है। डाक पत्थर इलाके में गौवंश का अवशेष मिला है। इसके बाद हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए, डाक पत्थर चौक पर हंगामा किया, चक्का जाम भी किया। इसके बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया। मंगलवार को धामी सरकार ने 20 दायित्वधारियों की लिस्ट जारी की थी। अब खबर यह है कि जल्द ही करीब 18 नामों की एक और लिस्ट जारी हो सकती है। इस लिस्ट में सूत्रों के मुताबिक कई बड़े नाम हो सकते हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक जो दूसरी लिस्ट है उसमें आरुषि निशंक, सुभाष बड़थवाल, पुनीत मित्तल, अनिल गोयल, अजीत चौधरी, सरदार मंजीत सिंह, दीप कोश्यारी, सरोज डिमरी, हरिद्वार के जयपाल, अल्मोड़ा से पूर्व जिलाध्यक्ष रवि रौतेला और रुड़की से शोभाराम प्रजापति के नाम हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि निकट भविष्य में यथाशीघ्र कुछ और भी वरिष्ठ लोग हैं और कई पद भी अभी आयोगों में, निगमों में, बोर्डों में अभी रिक्त हैं। उस पर भी यथाशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति होगी। उसमें विचार विमर्श और परामर्श उसमें चल रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी और धामी सरकार के लिए अप्रैल का महीना बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसी महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। अध्यक्ष कौन होगा, इसके समीकरणों का असर राज्य की राजनीति पर भी पड़ सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के बीजेपी नेता आजकल दिल्ली की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हैं। अगले गुरुवार को दिल्ली में प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग होगी। माना जा रहा है कि दिल्ली मीटिंग से पहले उत्तराखंड में बीजेपी की कमान किसको मिलेगी, इसका फैसला हो सकता है। पार्टी कॉरिडोर्स में नए केंद्रीय बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर भी कई नामों की चर्चा है, जिनमें उत्तराखंड के प्रभारी रहे प्रहलाद जोशी और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है। पार्टी के अगले केंद्रीय और प्रादेशिक अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार के मंत्रिमंडल में भी बदलाव देखने की संभावना बहुत ज्यादा है और इसको लेकर विधायक भी उत्साहित हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है और चुनाव के पश्चात राष्ट्रीय कार्य परिषद होनी है, तो लगभग ऐसा सुनने में ऐसा समझ में आ रहा है कि 20 के आसपास हम राष्ट्रीय परिषद में जाएंगे। तो उससे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और उससे पहले हमारे जो 6 स्टेट बचे हैं अभी, तो इनका चुनाव होगा। और बहुत स्वाभाविक है कि हर 3 साल में हम संगठन को नए सिरे से गढ़ते हैं, इसीलिए हमने को संगठन पर्व बोला, हम पर्व के रूप में उसको लेते हैं। तो नीचे से ले ऊपर तक संगठन नया स्वरूप लेता है, नए लोगों को दायित्व मिलते हैं, पुराने लोगों के दायित्व बदलते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ओवरऑलिंग है संगठन की दृष्टि से। और उत्तराखंड में बीते कुछ महीनों से कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज है। पार्टी नेता कहते हैं कि दिल्ली की तरफ से जो इशारा मिलेगा वही होगा। इस बीच संगठन में ताजी हवा का झोंका आने तक फिलहाल विधायकों के पास इंतजार करने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। इधर चमोली जिले में डीएम और जिला आबकारी अधिकारी के बीच का विवाद बढ़ गया है। जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी ने डीएम संदीप तिवारी पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया, मुख्यमंत्री को लेटर भेजा है। आबकारी अधिकारी का कहना है कि डीएम से परेशान आकर उन्होंने प्रमुख सचिव को ट्रांसफर के लिए भी लिखा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ और 31 मार्च को फिर ऐसा ही हुआ। वहीं डीएम के रवैये के खिलाफ आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर और अफसर एक हो गए हैं। पूरे प्रदेश के आबकारी इंस्पेक्टर ने विरोध के लिए देहरादून आने की परमिशन मांगी है। खबर यह भी है कि गुरुवार को आबकारी विभाग के अफसर भी मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से इस मसले को लेकर मुलाकात कर सकते हैं। रुड़की में एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। चलती बस में बस के ड्राइवर को मिर्गी का दौरा आ गया और उसके बाद बस बेकाबू होकर एक क्लिनिक की दीवार से जा टकराई। वहीं क्लिनिक के अंदर मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बस हादसे में ड्राइवर जख्मी हुआ है, जबकि बस में सवार जो तकरीबन 10 लोग हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। विकासनगर के ढकरानी गांव में भीषण आग लग गई। यहां एक कबाड़ गोदाम में आग लगी, देखते ही देखते फैलते चली गई। घटना के दौरान गोदाम से कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसके बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली।
इसका भी हमें कोई पता नहीं कि आग कैसे लगी और किस तरह लगी। और अभी तो सब छुट्टी पे भी हुए आप? हाँ, पता नहीं कैसे ये थोड़ा सा लग गया मेरे यहाँ, थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी इतना बड़ा कुछ नहीं है ऐसा। आग बुझ सभी गांव वालों ने साथ दिया, तो और ये फायर फाइटर्स भी टाइम से पहुंच गए, इन्होंने भी काफी मेहनत करी यहाँ पे, तो इस वजह से ये मतलब जल्दी मुमकिन होगी। दरअसल ये एक वर्कशॉप है, इसमें गाड़ियां वगैरह ठीक होती हैं, तो उसमें कटिंग वगैरह काम कर रहे होंगे, हो सकता है उसमें संभवतः चिंगारी निकली हो। जो कटिंग हुआ है तो वो जो ग्राइंडर चलाते हैं उससे चिंगारी निकलती है, और तेल जो है गर्मी की वजह से आग पकड़ लेता है, तो उसकी वजह से आग लगी थी और उसको पूरा बुझा लिया गया। इसका भी हमें कोई पता नहीं कि आग कैसे लगी और किस तरह। इधर पिथौरागढ़ में नैनी पातल के जंगल में आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की फायर सर्विस यूनिट मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। बीते कुछ दिनों से पहाड़ों में पारा चढ़ा हुआ है, ऐसे में कई इलाकों में जंगलों में आग धधकने लगी है। जंगल में धधकी आग की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। माना जाता है कि पहाड़ में पलायन से ग्रामीणों को मोह भंग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्याही देवी इलाके के दर्जनों गांव आज भी जंगलों में आग लगने की सूचना मिलते ही दौड़ पड़ते हैं। यही वजह है कि पिछले एक दशक से इलाके के जंगलों में आग नहीं लगी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अल्मोड़ा जिले के स्याही देवी क्षेत्र के जंगल पिछले एक दशक से सुरक्षित हैं, जहां कोई वृक्षारोपण नहीं हुआ, फिर भी जंगल घने हैं। और जब भी जंगलों में आग की सूचना मिलती है, इलाके के लोग और महिलाएं सभी काम छोड़कर आग बुझाने के लिए भागते हैं, जो आज उत्तराखंड के लिए मॉडल के तौर पर तैयार हो रहा है। वन विभाग भी मान रहा कि यह देश में एक नया मॉडल तैयार हो रहा। हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो इन जंगलों की सुरक्षा में इस तरीके से कदम मिला के हमारे साथ आगे बढ़ें, और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। वहीं महिलाओं के जंगलों को बचाने मुहिम को लेकर 1 अप्रैल को पूरे इलाके में और दिवस मनाया जाता है, जिसमें दर्जनों गांवों के लोग शामिल होते हैं और जंगलों और खेतों में आग नहीं लगाने की शपथ लेते हैं, जिसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार भी अब महिलाओं को वनों के साथ जोड़कर रोजगार की योजना रही है। अगर कहीं भी आग लगती है तो पहले तो हम अपनी महिला जो हमने 9 कार्यकारिणी बनाई है, सदस्य बनाए हैं, उनको फोन करते हैं। उसके बाद महिला मंगल दल को फोन करते हैं, और हमारे गांव से सभी महिला और पुरुष आग बुझाने के लिए जाते हैं। महिलाओं के द्वारा महिला मंगल दल अगर आके दशकों से यहाँ आग नहीं लग रही है, तो ये अपने आप में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो उन महिलाओं को आजीविका से भी जोड़ना, जो लोग इकोलॉजी बचा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से अपने कोशिश कर रहे हैं कि जुड़ें, तो उनकी इकोनॉमी का भी लगातार संवर्धन, उसका आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। स्याही देवी क्षेत्र के दर्जनों गांवों की मेहनत अब रंग लाने लगी है। ग्रामीणों, महिलाओं ने पिछले एक दशक से जंगलों को आग से बचाया है, जो आज पूरे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मॉडल बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की तरफ से देहरादून और नैनीताल में अलग अलग विकास कार्यों के लिए 164 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसमें देहरादून के रामजीवाला में तालाब और पार्क निर्माण के लिए तकरीबन 8 करोड़, डिफेंस कॉलोनी में गौरा देवी पार्क के लिए 6 करोड़ 72 लाख, तहसील चौक पर मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए तकरीबन 13 करोड़, ऋषिकेश मल्टी लेवल पार्किंग के लिए 12 करोड़, कारगी चौक में आड़त बाजार के लिए करीब 12 करोड़, माल देवता के लिए 4 करोड़, गढ़ी कैंट सामुदायिक भवन के लिए 12 करोड़ की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उत्तराखंड में 15 जगहों के नाम बदलने को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार के फैसले को ध्यान भटकाने वाला बताया है। बुधवार को हरिद्वार दौरे पर रहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अवैध खनन जैसी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने जैसे फैसले ले रही है, ताकि लोगों को बड़ी समस्याओं से उनका ध्यान भटकाया जा सके। वो सरकार ध्यान बटाने के लिए
जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। और मेरा मानना है कि नाम बदलने के बजाय अगर उन्होंने अपने उपलब्धियों का बखान किया होता, 3 साल की उपलब्धियां। उत्तराखंड में अभी फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हरीश रावत अलग अलग प्रोग्राम में नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। तो आखिर इस एक्टिविटी के मायने क्या हैं और ऐसा करके हरीश रावत कहां मैसेज देना चाहते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार में गंगा स्नान, फिर मदरसों के मुद्दे पर विधायकों के साथ मुख्य सचिव से मिलना, नवरात्र पूजा के साथ अलग अलग मुद्दों पर मौन व्रत और अब बीजेपी का झूठ बताने के लिए दूर दराज के इलाकों में 20 दिन बिताने की बात। ये सब उत्तराखंड में कांग्रेस के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कर रहे हैं। अभी कोई चुनाव नजदीक नहीं है, तो आखिर 76 साल की उम्र में हरीश रावत एक्टिव दिखकर किसे और क्या संदेश देना चाहते हैं। राजनीति में बिना मतलब कुछ नहीं होता। ऐसे में हरीश रावत के एक्टिव होने का मैसेज उत्तराखंड के नेताओं के लिए है या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व को संदेश है कि अभी उनमें दम है। कांग्रेस को ताकत देना माने क्यों नहीं निकाले जाए, कांग्रेस को शक्ति मिले, कांग्रेस वो हो, तो मैं उसके लिए। और साथ साथ मैं और मुझसे जो अपेक्षाकृत जवान हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, जब मैं इस उम्र में 76 की उम्र में जो है इतना कर 2027 में कांग्रेस को क्या हासिल होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों के लिए परेशान कांग्रेस के युवा नेता क्या हरीश रावत की सलाह मानेंगे? 2022 के बाद कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अभी उम्मीदवार तो दूर, दावेदार तक नजर नहीं आ रहे। ऐसे में हरीश रावत के अनुभव वाले मंत्र को दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं का साथ मिलेगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ एज ए महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कि हम लोग हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ें और अपने संगठन को 2027 के चुनाव को लेकर मजबूत करें। और वहीं मैं अपने वरिष्ठ लीडर से भी यही चाहूंगी कि जो जब टिकट्स की बारी आई, जब 2027 का चुनाव है, तो जो युवा चेहरे हैं जो आज मेहनत करें, उन लोगों को जरूर मौका देने का काम मैं पार्टी करूं। अगर वो प्रदेश के दौरे पे जा रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत करना चाहते हैं, संवाद स्थापित करना चाहते हैं और लंबा समय दूर दराज में कार्यकर्ताओं के साथ बिताना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर अच्छी बात है। इसका लाभ तो प्रदेश कांग्रेस संगठन को ही मिलेगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वैसे भी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी लगातार कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में पूरे 5 साल के नारे के साथ लड़ा गया, लेकिन तब से कांग्रेस ऐसी लड़खड़ाई कि अब तक खड़ी न हो पाई। साथ ही हाईकमान का इंटरेस्ट भी उत्तराखंड में कम ही दिखा। ऐसे में एक्टिव रहकर कमजोर कांग्रेस को मजबूत करने का जो संदेश हरीश रावत दे रहे हैं, उस संदेश के दिल्ली से लेकर उत्तराखंड के कांग्रेस नेता शायद ज्यादा बेहतर समझ सके, क्योंकि बात कांग्रेस की कमजोर हालत की है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। इधर चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो चली हैं। प्रशासन की टीम ने बद्रीनाथ का जायजा लिया। बद्रीनाथ धाम में बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश डीएम ने अधिकारियों को दिए हैं। बद्रीनाथ धाम में चारों तरफ अभी भी बर्फ जमी हुई है। बर्फ को काटकर सड़कों को खोला गया है। यात्रा शुरू होने तक तमाम व्यवस्थाएं ठीक करने के दावे प्रशासन कर रहा है। वहीं न्यूज़ 18 की टीम ने बद्रीनाथ में तैयारियों का जायजा भी लिया। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में अब 1 माह से कम का समय रह गया है। ऐसे में प्रशासन की टीम बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है और न्यूज़ 18 भी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुका है। कपाट बंद होने के बाद न्यूज़ 18 पहली बार बद्रीनाथ धाम पहुंचा है और आप देखिए किस तरीके से बद्रीनाथ धाम में पल पल मौसम बदल रहा है और पहाड़ों पर आप अभी भी बर्फ देख सकते हैं और बद्रीपुरी के आसपास का जो इलाका है उसमें भी आप को हल्की बर्फ यहाँ पे गिरी हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य भी चल रहा है और इस बीच यात्रा भी शुरू होनी है, तो उसके मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। ऐसे में प्रशासन की टीम बद्रीनाथ धाम पहुंची है और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। नितिन सेमान, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ धाम। केदारनाथ धाम में मोबाइल फोन बैन किए जाने के फैसले पर सरकार के मंत्रियों में भी एक राय नहीं बन पाई है। वहीं सोशल मीडिया से जुड़े कई लोग इस कदम को सही ठहरा रहे हैं और इसे धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी मान रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए।
हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, लेकिन हाल के सालों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की बढ़ती संख्या ने मंदिर परिसर की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए। कई इन्फ्लुएंसर धाम में आकर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कंटेंट क्रिएशन में जुट जाते हैं, जिससे आम श्रद्धालुओं को खासी असुविधा होती है। कई बार धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रही है। तो ऐसे में जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि केदारनाथ धाम के प्रांगण में सख्ती से मोबाइल प्रतिबंधित किया जा रहा है, ताकि धार्मिक माहौल को संरक्षित किया जा सके। जबकि पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इस बारे में आखिरी फैसले से पहले खुफिया विभाग की राय ली जानी चाहिए। केदारनाथ यात्रा में लोग जो हैं मंदिर परिसर में खड़े होकर रील बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से वीडियोस बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे जो धार्मिक स्थान है उसकी गरिमा को भी गिराया जा रहा है और इसको टूरिज्म स्पॉट की तरह देखा जा रहा है। हम चाहते हैं कि लोगों को बाबा केदार का आशीर्वाद मिले, लोगों के जीवन में सुख समृद्धि शांति हो, लेकिन इसको एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में ना देखा जाए। तो इस बार फोन जो है वो एक लिमिट के अंदर बैन किए गए हैं मंदिर परिसर के पास। कुछ तीर्थ पुरोहितों की हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, थ्रू कमिश्नर आई है कि यहाँ पर जो है कोई भी मोबाइल फिल्मिंग ना हो और यहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र किया जाए, जिससे कि मोबाइल का उपयोग ना किया जा सके। तो उस पर हम विचार कर रहे हैं, वो हमारे पास इनपुट मिल जाएगा और हम उसमें निश्चित रूप में होम की भी इंटेलिजेंस को लेकर के उसमें निर्णय लेंगे। दूसरी तरफ केदारनाथ धाम में मोबाइल बैन किए जाने के फैसले को कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी सही ठहरा रहे हैं। तो मुझे लगता है काफी बढ़िया निर्णय है सरकार का कि इस सीजन, इस टाइम पे जब कपाट खुलेंगे तो केदारनाथ मंदिर परिसर में मोबाइल बैन करना एक बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमने पिछले कुछ वर्षों में काफी कुछ देखा। मोबाइल प्रतिबंध पर सरकार के भीतर मतभेद हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे समर्थन मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि सरकार इस फैसले को लागू करती है या फिर इसमें कोई बदलाव किया जाता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। खबर रामनगर से। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने का सफर अब और महंगा हो गया है। यहां डे विजिट के साथ ही नाइट स्टे के लिए जिप्सी के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। डे विजिट में ये रेट 200 रुपए प्रति फेरा बढ़ाया गया है, जबकि नाइट स्टे में ये बढ़ोतरी 1250 रुपए की गई है। कॉर्बेट प्रशासन की माने तो लंबे समय से पार्क में चलने वाली जिप्सी के रेट नहीं बढ़ाए गए थे और जिप्सी के मालिक इनके रेट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। में 2021 के सब में रेट बढ़ाए गए थे। अभी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से रेट बढ़ाए गए हैं। लगभग 200 से 300 रुपए हर कैटेगरी में बढ़ाए गए हैं, जिसमें कि दैनिक विजिट भी है और जो नाइट स्टे है उसमें 1 रात्रि, 2 रात्रि और 3 रात्रि के नाइट स्टे किए जाते हैं, उनमें भी रेट्स बढ़ाए गए हैं। यहाँ बिजरानी में 2500 उसका कॉस्ट था दैनिक भ्रमण का, उसको 2700 किया गया है और छिन्ना, ढेला, दुर्गा देवी ये 2800 रुपए प्रति चक्कर चार्ज किया जाता था। इसको बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया है दैनिक भ्रमण के लिए। गर्मी धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है। चढ़ती गर्मी का असर कुमाऊं के तराई और भाबर के इलाके में दिखने लगा है। बाजार में घूमते लोग राहत के लिए पानी तलाशने लगे, लेकिन कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में लोगों को यह आसानी से नहीं मिल पा रहा। आखिर इसकी वजह क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। सूरज की तेज तपिश कुमाऊं के मैदान को तपाने लगी है। हल्द्वानी शहर में दिन के समय पड़ रही गर्मी लोगों के पसीने छुड़ाने लगी है, लिहाजा लोग गला तर करने के लिए प्याऊ तलाश रहे हैं। कभी शहर के मुख्य बाजार से लेकर चौराहों तक में 15 से ज्यादा प्याऊ मौजूद थे, लेकिन एक एक कर सारे प्याऊ गायब हो गए और लोगों की परेशानी बढ़ती चली गई। कुछ समय बाद हमने देखा कि प्याऊ सब हट गए हैं। बीच में मेयर साहब कह रहे थे कि प्याऊ बनेंगे, वैसे तो हम चाहते हैं कि दोबारा फिर से प्याऊ दोबारा जहाँ पे पहले स्थापित थे तो कुछ जगहों पर स्थापित हो जाएगी। बाजार में लोग आते हैं तो थकान होती है, बाजार से बोतल खरीदनी पड़ती पानी की, तो प्यास से प्यास घुसती नहीं है, तो उसके लिए थोड़े 4-5 जगह प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए बाजार को देखते हुए। 1984-85 के दौरान में जब हम गांधी स्कूल में पढ़ते थे तो ये धर्मपुरा पर एक पुराना प्याऊ हुआ करता था, बाकायदा उसमें पक्का बोर्ड लगा था और बिल्डिंग भी पक्की थी और एक खिड़की टाइप की बनी हुई होती थी। तो प्याऊ उस जगह के नाम को ही हम प्याऊ के नाम के उस समय पुकारा करते थे। सुनसान एरिया थी। उसके बाद इधर ये मंगल पड़ाव के एरिया में था, जहाँ पर ये ऑटो स्टैंड है। रोडवेज स्टेशन के पास एक प्याऊ हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से प्याऊ दिखाई नहीं देते।
अचानक कुमाऊं के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले शहर से कैसे पानी से भरे प्याऊ गायब हो गए, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। कई अतिक्रमण की चपेट में आ गए तो कुछ देखभाल ना होने के चलते बंद हो गए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि गर्मी में राहत के लिए कदम उठाए जाएंगे। हल्द्वानी में पूर्व से ही बहुत से स्थानों पर प्याऊ स्थापित किए गए हैं, जिनका प्रबंधन नगर निगम के माध्यम से भी किया जाता है और कतिपय सामाजिक संस्थाओं ने भी प्याऊ स्थापित किए गए थे। तो ये चीज़ संज्ञान में आई है और चूँकि अभी जैसे हमारा ग्रीष्मकाल आगे बढ़ेगा तो उसको देखते हुए आवश्यक है कि इनको सुव्यवस्थित किया जाए। तो इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों से भी वार्ता की जाएगी और जिन सामाजिक संगठनों द्वारा पूर्व में ये स्थापित किए गए थे उनको भी सुचारू किया जाएगा। जाहिर है प्रशासन दावा कर रहा है, उम्मीद है भरी गर्मी में इस ठंडे पानी से जरूरतमंदों की प्यास बुझेगी। लेकिन इन सब के बीच जो प्याऊ गायब हो चुके हैं उन्हें कैसे ढूंढा जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। खबरें जारी रहेंगी, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।